तुम सेक्सुअली एक्टिव तो नहीं हो, तो वो मेरे से नाराज हो गई। तो उसके सर्विक्स के अंदर एक लकड़ी घुसी हुई थी, एक साइड की ट्यूब उसकी फट चुकी थी। उसे पता ही नहीं था कि वो पिछले 7 महीने से प्रेग्नेंट हो चुकी है। नॉजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, मन कच्चा कच्चा होगा। जो आपका नॉर्मल पीरियड होता है उससे ज्यादा पीरियड होगा, हो सकता है 7 से 10 दिन तक हो। टीनेजर्स को आईपिल भी नहीं देनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर कर्नल गुंजन मल्होत्रा, एक वेटरन गायनेकोलॉजिस्ट जिसने इंडियन आर्मी में प्राउडली 24 ईयर्स सर्व किया। मेरा गायनेकोलॉजी का जो एक्सपीरियंस है वो 18 साल से ऊपर का है। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो हमारी गायनी प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली देखा जाता है ओपीडीज में, और वो है अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज। अब अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज का मीनिंग क्या है? जैसा कि वर्ड इटसेल्फ एक्सप्लेन्स, अनइंटेंडेड। इसके दो पार्ट्स हैं, वन इज अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड मिस टाइम्ड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी या तो वो एक टीनेजर है हु हैज गॉट प्रेग्नेंट, सो इट इज अ टीनेज प्रेगनेंसी, या कोई एक ऐसी लेडी जिसका पहले एक बच्चा हो और उसको दूसरा बच्चा नहीं चाहिए हो। तीसरा वाला जो कैटेगरी है वो है मिस टाइम प्रेगनेंसीज। आप प्रेग्नेंट होना चाहती थी बट ये वो राइट टाइम नहीं था। अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज के बारे में हम इतनी चर्चा क्यों करना चाहते हैं? मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ। 7 में से एक लेडी विश्व भर में जो कि अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी की होती है वो हमारे देश से है। और जब अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी होती है उस केस में चांसेस होते हैं कि अनसेफ अबॉर्शंस भी हों। और आप मानिए कि अनसेफ अबॉर्शंस इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी मातृ मृत्यु। इसके आगे के जो आंकड़े हैं आप सुन के हैरान ही हो जाएंगे। 2022 के विश्व भर के आंकड़े हैं जिसमें 1/4 विमेन जो हैं वो सेक्स को रिफ्यूज नहीं कर पाती, और 1/4 विमेन अपना जो हेल्थ का क्या कोर्स होना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्या उनको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मिलनी चाहिए, दे आर नॉट अवेयर, और वो उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। 10% वुमेन जो हैं वो अपना जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है या गर्भ निरोधक क्या मेथड यूज़ करना है उसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। दे डोंट हैव द अवेयरनेस। तो जब आंकड़े ऐसे हैं तो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज तो डेफिनेटली बढ़ेंगी। हम इस बारे में जो बात कर रहे हैं इसका एक लेडी पे क्या इम्पैक्ट होता है। हम क्यों चाहते हैं कि हम इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दें कि अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज नहीं होनी चाहिए या मिस टाइम प्रेगनेंसीज नहीं होनी चाहिए। इसका जो इफेक्ट है हेल्थ के ऊपर, लेडी के स्वास्थ्य के ऊपर पूरी तरह से होता है। मानसिक तौर से होता है, फिजिकल तौर से होता है। और इसमें अगर आप माने तो अगर कोई टीनेज प्रेग्नेंट है तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये आएगा कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, क्या घर वाले मेरे को सपोर्ट करेंगे। कल को अगर वो सोचती है कि मैं एक सिंगल मदर बनना चाहती हूँ, क्या उसके घर वाले उसको सपोर्ट करेंगे? तो ये इटसेल्फ एक बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेसिंग इशू होता है फॉर एनी वुमन। इसके अलावा अगर आपके कंटिन्यूअसली अबॉर्शंस होते रहते हैं, अगर आप अनसेफ अबॉर्शंस करते हैं तो चांसेस हो सकते हैं कि कोई ना कोई मैटरनल डेथ हो जाए। थर्डली मैं ये भी बताना चाहूँगी यहाँ पे कि कुछ ऐसे सेक्सुअल वायलेंसेस होते हैं या रेप विक्टिम्स होते हैं जो हु माइट गेट प्रेग्नेंट। तब उन इश्यूज का हम क्या करें? इसके अलावा जब वूम के अंदर एक छोटी सी नन्ही सी जान है, वो उसकी हार्ट बीट है, क्या ऐसी छोटी नन्ही सी जान को ख़त्म करना एक अच्छी बात है या जस्टिफाइड है या नहीं? ये भी एक सोचने वाली बात है। वैसे तो मेरे मायने अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे हिसाब से बोथ द जेंडर्स आर इक्वल। और मैं एक फेमिनिस्ट नहीं हूँ, बट मैं मानती हूँ कि लेडीज़ आर मच मोर सुपीरियर देन मेन। बट ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, जहाँ आजकल के जो दौर हम देख रहे हैं इसमें पहला बच्चा बॉय हुआ तो सब पहला बच्चा बॉय हुआ तो ठीक है, बट पहला बच्चा अगर गर्ल हुई तो सेकंड बच्चे के टाइम पे डेफिनेटली कई जगहों पे जाके टेस्ट कराया जाता है जो कि इलीगल है, और अगर इट टर्न्स आउट टू बी अ गर्ल तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो जेंडर इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन है ये खत्म होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्ची किसी बेटे से कम नहीं है। अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी का सिम्टम क्या होगा? अब अगर हम देखें तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या होता है? 15 साल से लेकर 49 ईयर्स तक की एज ग्रुप को हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बोलते हैं, जिसमें एक लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है। सबसे पहला सिम्टम जो होगा वो ये होगा कि वो उसके पीरियड्स मिस हो जाएंगे। और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हमारे डिक्शनरी में दो ही तरह की लेडीज होती हैं, प्रेग्नेंट या नॉन प्रेग्नेंट। और उसमें से भी अगर प्रेग्नेंट है
तो या तो वो इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी होती है जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, और या फिर वो होती है ट्यूबल प्रेगनेंसी, मतलब यूट्रस के अलावा कहीं और प्रेगनेंसी हो गई। और ये वाली जो प्रेगनेंसी होती है जानलेवा हो सकती है, क्योंकि अगर ट्यूब बर्स्ट हो गई तो ब्लीडिंग होगी और पेशेंट मर सकती है। मेरे को एक स्टोरी याद आती है, बहुत पुरानी, मैंने एक पेशेंट देखी थी। एक 15 साल की लड़की मेरे पास आई अपने जो उसके गार्डियंस थे उनके साथ। तो उसको पेट में ब्लोटिंग हो रखी थी, मतलब उसको लग रहा था कि भारीपन है पेट में, वजन उसका थोड़ा-सा बढ़ गया था, और उसको ये भी नहीं पता था कि उसको पीरियड्स मिस हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो नहीं बता पा रही थी। पर जैसे ही मैंने उसको एग्ज़ामिन किया और उसके पेट के ऊपर अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखा, तो शी वाज़ ऑलमोस्ट लाइक 28 वीक्स प्रेग्नेंट। उसे पता ही नहीं था कि वो पिछले 7 महीने से प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो सबसे पहला सिम्पटम होगा कि मिस्ड पीरियड होगा। यूजुअली जो पीरियड्स होते हैं वो 28 डेज़ के होते हैं या 30 डेज़ के होते हैं। अगर उसके बाद भी 1 हफ्ते के बाद भी पीरियड नहीं आया, तो आपको डेफ़िनिटली चेक करना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं। ये उन लोगों के लिए जो सेक्सुअली एक्टिव हैं। इसके अलावा नॉज़िया होगा, वॉमिटिंग होगी, मन कच्चा-कच्चा होगा, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होगी, और हो सकता है कि जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं, थोड़ी-सी ब्लीडिंग हो सकती है, तो आप एकदम से घबरा जाओगे कि ये अचानक हुआ क्या? और या आप ऐसा भी सोच सकते हो कि शायद ये मेरा नॉर्मल पीरियड है, थोड़ा-सा कम हुआ है तो मैं बाद में देखती हूँ, ऐसा भी होता है। तो जब ये सारे सिम्पटम्स अगर आपको लगते हैं, तो आपको इमीडिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, एक संडे का दिन था, मैं मेरठ में पोस्टेड थी, और अचानक एक 18 साल की लड़की हमारी इमरजेंसी में आई। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। उसके मिस्ड पीरियड्स थे अबाउट 5 वीक्स, 5 और 6 वीक्स के बीच में। तो उस लड़की से जब मैंने पूछना चाहा कि कहीं तुम सेक्सुअली एक्टिव तो नहीं हो, तो वो मेरे से नाराज़ हो गई। तो बहरहाल हमने और कुछ नहीं किया, एक तुरंत अल्ट्रासाउंड किया। जैसे ही हमने अल्ट्रासाउंड किया, तो उसके एब्डोमेन के अंदर खूब सारा ब्लड दिखाई दिया, फ्लोटर्स दिखाई दिए, और एक साइड की ट्यूब उसकी फट चुकी थी। अगर उस टाइम पे हम इमीडिएटली उसको ब्लड नहीं देते, उसका ऑपरेशन नहीं करते, तो हम शायद उसको खो देते। हुआ क्या था कि उससे 3 दिन पहले जब उसने अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो पॉज़िटिव था। वो अनमैरिड थी, उसको ये डर था कि उसके घर वाले क्या सोचेंगे, आस-पास लोग क्या सोचेंगे, तो उसने जाके कहीं से भी एमटीबी पिल ले लिया, बिना अल्ट्रासाउंड कराए ये देखे कि प्रेगनेंसी है कहाँ पर। और जैसे ही उसने वो पिल ली, उसके 2 दिन के अंदर-अंदर उसका ट्यूब बस्ट हो गया। तो ये काम बिल्कुल नहीं करिए। ओवर द काउंटर जाके प्लीज़, मेरी आपसे गुज़ारिश है कि कोई भी एमटीपी पिल नहीं लीजिए। आप आई पिल अगर ले रहे हैं, उसको भी एक रूटीन मत बनाइए। हो सकता है कि कभी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया और अचानक हो गया, बट वो आपने आई पिल को भी वन्स इन अ टाइम लेना है। और आप ये मानिए, टीनेजर्स को आई पिल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे ओवेरियन डैमेज होता है। अब जब एज़ अ डॉक्टर मेरे पास कोई लेडी आई जो कि प्रेग्नेंट हो गई है, उसकी अनवांटेड प्रेगनेंसी है, मिस टाइम प्रेगनेंसी है, मेरा पहला इंटेंशन यही होता है, मैं किसी तरह से उसे बोलूँ कि ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करिए, ये भगवान की देन है। इसको गिराने का या मारने का न ना सोचिए। ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बट अगर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ये अनअवॉइडेबल है, हो सकता है कि फेल्ड कॉन्ट्रासेप्शन हो, या कोई रेप विक्टिम हो, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना ही है, तो द बेस्ट पीरियड कि हम मेडिकल अबॉर्शन कर सकते हैं, वो होता है 7 टू 9 वीक्स का। और उसके अलावा हम पेशेंट्स को काउंसल कर सकते हैं कि आप सर्जिकली भी बच्चे को रिमूव करा सकते हैं। बट ये एक आरएमपी यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को करना चाहिए। और ये आरएमपीज़ जो होते हैं, जैसे मैं हूँ, हमने एटलीस्ट 25 अबॉर्शंस किए हुए हैं, और 5 अबॉर्शंस इंडिपेंडेंटली किए हुए हैं। हमारे को एक अबॉर्शन सर्टिफिकेट मिला हुआ है और हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्लीज़ किसी भी पेरिफेरी में जाके या किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जाके अपनी अबॉर्शन मत कराइए, क्योंकि अगर आप अबॉर्शन कराने जाते हैं और कोई इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो जानलेवा हो सकता है। एमटीपी पिल जो है वो तब लेनी चाहिए जब आपके अल्ट्रासाउंड में एक इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी हो, मतलब जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर है, और 7 से 9 हफ्ते तक बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं अगर एमटीपी पिल ली जाए। इसमें 2 दवाइयाँ होती हैं, दैट इज़ मिफेप्रिस्टोन और मीज़ोप्रोस्टोल, जो कि 48 आवर्स के गैप में दी जाती हैं। एक बार आपने ये दोनों दवाइयाँ ले ली, तो आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, और जो आपका नॉर्मल पीरियड होता है, उससे ज़्यादा पीरियड होगा, हो सकता है 7 से 10 दिन तक हो। अब एक बार जब ये पीरियड ओवर हो जाता है, तो उसके 1 हफ्ते बाद आपको डेफ़िनिटली अपना अल्ट्रासाउंड का चेकअप कराना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके। और इसके साथ ही आपको काउंसलिंग भी लेनी चाहिए कि आपको किस तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है। अब मैं इस पे आती हूँ कि ये चीज़ हो ही ना, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस पूरे विषय की जो है प्रिवेंशन। हम में से बहुत सारे लोग
ये नहीं जानते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए या गर्भ के रोकथाम के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। तो वैसे हम मेथड्स को डिवाइड करते हैं टेम्परेरी मेथड्स और परमानेंट मेथड्स में। परमानेंट मेथड्स जो हैं वो लेडी भी कर सकती है और जो हस्बैंड है वो भी कर सकता है या मेल पार्टनर भी कर सकता है। लेडीज़ के लिए ट्यूबेक्टमी या लैप्स्टर होता है जिसमें ट्यूब्स को ही हम काट देते हैं या बंद कर देते हैं, और मेल्स के अंदर वैसेक्टमी होता है। सो दैट इज़ परमानेंट स्टरलाइज़ेशन। जिन जिन लेडीज़ के 1 या 2 बच्चे हो चुके हैं और उनको अपनी फैमिली और आगे नहीं बढ़ानी है और बच्चे भी बड़े हो गए, 5-7 साल के हो गए हैं, तो उनको डेफ़िनिटली सोचना चाहिए कि वो परमानेंट स्टरलाइज़ेशन कराएँ। टेम्परेरी मेथड्स में भी बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। अ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देयर इज़ अ बैरियर मेथड, फीमेल बैरियर मेथड, मेल बैरियर मेथड्स, एंड द मोस्ट कॉमनली मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो होते हैं कॉन्डोम्स। देखिए कॉन्डोम्स जो हैं वो आपको एचआईवी और जो एसटीडीज़ हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, उससे डेफ़िनिटली उसका रोकथाम करेंगे। बट ये इनका फेलियर रेट ज़्यादा होता है। सो जब आप कॉन्डोम यूज़ करते हैं तो आप ये याद रखिए कि ये पूरी तरह से सेफ़ नहीं है। कॉन्डम से बेटर जो उपाय है वो है कि आप पिल्स लें। पिल्स ऑलमोस्ट 99% सेफ होती हैं और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद आप पिल्स लेंगे, और पिल्स का सिर्फ एक ये प्रॉब्लम है कि आपको हर रोज़ लेना पड़ेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको वो लेना है। तो कंप्लायंस की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो 99% सेफ है। इसके अलावा कुछ इम्प्लांट्स आप लगा सकते हैं, कुछ इंजेक्शंस ले सकते हैं, और सबसे कॉमन इम्प्लांट है कॉपर टी 380A या मल्टीलोड। इसकी भी एक मैं बहुत अच्छी स्टोरी बताती हूँ। अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो 2 महीने पहले मेरे पास आई थी। शी वाज़ उसके 2 बच्चे थे, उसका अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई, वो बहुत अपसेट हुई कि मेरे को अभी अबॉर्शन करनी पड़ रही है 7 हफ्ते पे। उसको हमने मेडिकल अबॉर्शन किया, उसके बाद 2 हफ्ते बाद उसका चेक अल्ट्रासाउंड किया, सब कुछ ठीक रहा, और कल के दिन उसका नेक्स्ट मंथ का मतलब 5th डे का पीरियड का 5th डे था, एंड दैट इज़ व्हेन वो मेरे पास अपने आप मोटिवेट होके आई कि मैं जैसे मैंने उसको काउंसल किया था, वो आई कि मेरे को आप कॉपर टी लगा दो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसने ये अपने लिए एक स्टैंड लिया, अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और आगे वो इतनी सेफ रहेगी एज़ फार एज़ दिस पार्ट ऑफ हेल्थ इज़ कंसर्न्ड। सो कॉपर टी इटसेल्फ स्पेसिंग के लिए बहुत अच्छी है, और कॉपर टी जो है वो 10 साल तक आप अंदर रख सकते हैं, मल्टी लोड है तो 5 साल तक रख सकते हैं, और गायनेकोलॉजिस्ट उसको लगा भी देंगे और निकाल भी देंगे जब भी आप चाहते हैं। इसके अलावा आप इंजेक्शंस ले सकते हैं जिसको हम डेपोट प्रोवेरा कहते हैं, जो कि हर 3 महीने में लिया जाता है। उसकी थोड़ी साइड इफ़ेक्ट होता है कि इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, बट वो भी लिया जा सकता है। जो लोग फ्रीक्वेंटली आई पिल यूज़ करते हैं, आई पिल यूज़ करनी पड़ती है, दे शुड डेफिनिटली थिंक ऑफ कि किसी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को वो लें। टीनेजर्स से मेरी एक बहुत बड़ी गुज़ारिश रहेगी, हम आजकल स्कूल में भी हमारे को हेल्थ एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन दी जाती है, और बाकी की एजुकेशन दी जाती है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटरकोर्स करना ही है, तो कोई ना कोई फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूर यूज़ करिए। कोई आपको जज नहीं कर रहा है, ये आपकी अपनी लाइफ़ है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को अगर एबॉर्शन होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ही को फेस करना पड़ेगा। तो अच्छा यही रहेगा कि जिस एज में आप पढ़ाई करते हैं या अपनी करियर बनाते हैं, आप उस पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट करें, और जब थोड़े बड़े हो जाएँगे तो वी कैन थिंक ऑफ अदर थिंग्स इन लाइफ़। मुझे आज भी वो दिन याद है जब एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल हमारे पास आई। वो मैरिड थी और उससे पहले उसका एक बच्चा भी था, जो कि एक लड़की थी, और इस लड़की को ये लेके आए जो हाई फ़ीवर में थी, शॉक में थी, और हमें पता ही नहीं था क्या रीज़न है। तो उसके जब पेपर्स देखे तो पता लगा कि 18 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी, और जब हमने उसको एग्ज़ामिन किया तो उसके सर्विक्स के अंदर एक लकड़ी घुसी हुई थी, और आई बिलीव कि इन्होंने उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कराया था देखने के लिए कि लड़की है कि लड़का है, प्रोबेबली लड़की थी। तो गाँव से थे तो उन्होंने किसी दाई के पास ले गए और उसने वो लकड़ी घुसा दी। बट ये पेशेंट हमारे पास शॉक में आई थी, इसको सेप्टिक अबॉर्शन था। ये हमारे पास 1 महीना रह के गई, इसको हमने हर तरह की एंटीबायोटिक दी, हमारे को किस तरह से उसका बच्चा निकालना पड़ा, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही टफ था, और वो बच गई। बट ऐसी चीज़ें होती हैं, गाँव में, पेरिफेरीज़ में, और मेरे को लगता है हमें हमारे आस-पास भी। जब आप अबॉर्शन किसी ऐसी जगह पे कराते हो, जो कि क्वालिफ़ाइड नहीं है, जिनको पता नहीं है, दाई के पास आप चले जाते हो, तो आप इट इज़ जानलेवा। आपको पता नहीं आप क्या करा रहे हो। सडनली अगर आप कोई लकड़ी घुसवाते हो या कोई भी चीज़ घुसवाते हो, तो वो इन्फेक्शन कॉज़ कर सकता है, और वो इन्फेक्शन आपकी पूरी बॉडी में फैल सकती है और आप मर सकते हैं। तो मेरी ये गुज़ारिश रहेगी कि अगर कोई प्रेगनेंसी आपको नहीं चाहिए, तो आप एक ऐसे सेंटर पे आइए जो कि क्वालिफ़ाइड है आपके इस ट्रीटमेंट को करने के लिए, आपको सेफ रखने के लिए। एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो टीनेजर्स हैं,
जो सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं अर्ली एज में, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि ये आपका टाइम जो है ये आपका करियर बनाने का है, अपनी लाइफ बनाने का है। तो सेक्सुअली एक्टिव होना ज़रूरी है या नहीं, ये इसके बारे में ज़रूर सोचिए। बट अगर आप फिर भी सेक्सुअली एक्टिव हैं तो कोई ना कोई फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूर यूज़ करिए। और मैं तो ये कहूँगी कि कॉन्डम डेफिनेटली यूज़ करिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि जो आपका पार्टनर है उसको कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। और ये बहुत लंबे अरसे तक ये काम आता है, बिकॉज आगे चल के वेरियस कैंसर्स का ये एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। तो आप प्लीज़ केयरफुल रहिए इस चीज़ को लेके। दूसरा, जो लेडीज़ की मैरिज हो जाती है उनको डेफिनेटली प्लान करना चाहिए कि अगर मेरे को 6 महीने में प्रेग्नेंट होना है या साल में प्रेग्नेंट होना है, तो मेरे को कोई ना कोई फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हमारी ओपीडी में आएँ और बोलें कि मेरे को अभी नहीं चाहिए, मैं 6 महीने बाद सोचूंगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो इनिशियली कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, एमटीवी पिल ले लेते हैं और उसके बाद सालों लग जाते हैं कि हम उनको फिर उसके बाद इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट देते रह जाते हैं। सो ऐसा काम मत करिए। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बॉडी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर माइंड। अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकेंगी। वो जो स्वस्थ रहना सिर्फ एक फिजिकल नहीं है, एक मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे भी है। तो बी वेरी केयरफुल कि आप अगर प्रेग्नेंट होती हैं, सडनली आपको पता लगता है कि आपके मिस्ड पीरियड्स हैं, तो डेफिनेटली इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द केमिस्ट या ओवर द काउंटर आप डॉक्टर के पास जाइए, ताकि आपका प्रॉपर इलाज हो। और आपको अगर नहीं चाहिए प्रेगनेंसी तो उसके बारे में हम सोच सकें। और आगे भी अगर बाई चांस से हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हो गया, आगे सोचिए। जैसे मेरी इस पेशेंट ने सोचा कि मेरे को अब तो कॉपर्टी लगवानी ही है, कहीं ना कहीं उसको मेंटली ये लगा कि उसने वो बच्चा मारा, तो वो मेरे पास वापस आई कि मैं अब ये काम नहीं करूंगी, मैं अपने आप को स्पिरिचुअली साउंड रखूंगी, एंड शी केम टू मी। तो जो भी आप करते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, बट अवेयरनेस की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसी अवेलेबल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे। क्योंकि अल्टीमेटली ये बॉडी आपकी है, ये बच्चा आपका है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं, तो मन में एक सवाल ज़रूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है? हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।